सबसे पहले प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी वायु की एक मोटी चादर से घिरी हुई है। वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का सम्मिश्रण होता है जिसका अपना भार होता है। इसी कारण वायु सतह पर अपने भार के द्वारा दबाव डालती है। इसे इस चित्र से समझा जा सकता है। समुद्र तल से वायुमंडल के अंतिम छोर तक 1 इकाई क्षेत्रफल पर वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। यानी कि वायु दाब प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायु की समस्त परतों का भार है। सागर तल पर वायु दाब सबसे अधिक होता है। इसका मापन मिलीबार और किलोपास्कल में किया जाता है। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब 1013.2 मिलीबार होता है। वायु दाब मापने के लिए मरकरी बैरोमीटर और एनेराइड बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मरकरी बैरोमीटर में वायु दाब को नापने के लिए एक नली में पारे की ऊंचाई को नापते हैं। इसमें सागर तल पर पारे की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर या 29.92 इंच होती है। पारे के 0.1 इंच यानी कि 1 इंच का 10वां भाग का मान लगभग 3.4 मिलीबार के बराबर होता है। इस प्रकार समुद्र तल पर वायु दाब 1013.25 मिलीबार होता है। अब बात करते हैं वायु दाब के ऊर्ध्वाधर या लंबवत वितरण की। धरातल की सतह से ऊपर जाने पर वायु दाब तेजी से घटने लगता है। सतह के समीप धूल कण, गैसों और जलवाष्प की सघनता अधिक होती है, लेकिन ऊपर जाने पर हवा हल्की होती जाती है, इसलिए वायु दाब तेजी से कम होने लगता है। वायु दाब के कम होने की यह दर प्रति 10 मीटर पर 1 मिलीबार होती है, लेकिन यह दर कुछ 100 मीटर तक ही संभव हो पाती है। उसके बाद वायु हल्की होने के कारण वायु दाब तेजी से घटता है। आइए इस तालिका के माध्यम से समझते हैं। इस तालिका में समुद्र तल पर 1013.25 मिलीबार वायु दाब पाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वायु दाब घटता जाता है। 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायु दाब 898.76 मिलीबार है, जिसमें 114 मिलीबार का अंतर आ जाता है। इसी प्रकार 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर कुल वायु दाब 540.48 मिलीबार होता है, जो कि समुद्र तल के वायु दाब का आधा है। और 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर 265 मिलीबार वायु दाब पाया जाता है, जो कि समुद्र तल का 1/4 होता है। तो बच्चों, आपको ये अनुमान लग गया होगा कि किस प्रकार से धरातल से ऊपर जाने पर वायु दाब कम होता जाता है। इसलिए पर्वतों में अधिक ऊंचाई पर वायु दाब कम होने से मनुष्य को सांस लेने में तकलीफ होती है, घुटन बढ़ जाती है और कभी कभी नाक से खून भी आने लगता है। बच्चों, वायु दाब और तापमान में विपरीत संबंध होता है। तापमान अधिक होने पर वायु दाब कम और तापमान कम होने पर वायु दाब अधिक होता है। इसलिए कहा जाता है थर्मामीटर ऊपर तो बैरोमीटर नीचे, थर्मामीटर नीचे तो बैरोमीटर ऊपर होता है। वायु दाब के वितरण में असमानता के कारण ऊर्ध्वाधर पवनें चलती हैं, लेकिन ये धरातल पर चलने वाली समानांतर पवनों की तुलना में अधिक प्रभावशाली नहीं होती हैं, क्योंकि ऊपर उठने वाली हवाएं विपरीत दिशा में काम करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से संतुलित हो जाती हैं, जबकि धरातल पर चलने वाली हवाएं अधिक शक्तिशाली होती हैं और मौसम तथा जलवायु के दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। अब है वायु दाब का क्षैतिज वितरण। इसका अध्ययन समान अंतराल पर खींची गई वायु दाब रेखाओं के द्वारा किया जाता है। समदाब रेखाएं या आइसोबार्स वे रेखाएं होती हैं जो समुद्र तल से समान वायु दाब के स्थानों को मिलाती हैं। सम का अर्थ है समान और दाब यानी कि वायु दाब, समान वायु दाब के स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। यदि समदाब रेखाओं का विश्व स्तर पर वितरण देखा जाए तो इसके 2 प्रतिरूप सामने आते हैं, उच्च वायु दाब क्षेत्र और निम्न वायु दाब क्षेत्र, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। निम्न वायु दाब जो कि 1014 मिलीबार है, ये अपने आसपास के क्षेत्रों से यहाँ पर निम्न वायु दाब पाया जाता है। इसके चारों ओर 1016 मिलीबार और 1018 मिलीबार की समदाब रेखाएं खींची गई हैं, यानी केंद्र से बाहर जाने पर वायु दाब बढ़ता जाता है और इसीलिए हवाएं उच्च वायु दाब केंद्र यानी कि बाहर से अंदर की ओर आती हैं। ठीक इसी प्रकार से नीचे उच्च वायु दाब केंद्र की स्थिति दिखाई गई है। 1020 मिलीबार की समभार रेखा ये उच्च वायु दाब क्षेत्र को प्रदर्शित करती है,
जबकि इसके बाहर जाने पर, इसके परिधि में जाने पर वायुदाब घटता जाता है। 1018 मिलीबार की समताप रेखा इसके बाहरी क्षेत्रों में दिखाई गई है। यहाँ पर उच्च वायुदाब क्षेत्र बीच में है और बाहर की ओर वायुदाब घटता जाता है और यहाँ केंद्र से बाहर की ओर हवाएं चलती हैं। यदि सामान्यीकरण के लिए पृथ्वी को समरूप मान लिया जाए, यानी कि या तो स्थल मान लिया जाए या जल मान लिया जाए, तो वायुदाब का वितरण क्रमबद्ध पेटियों के रूप में पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग ज़्यादा होने के कारण ये पेटियां सतत रूप में नहीं पाई जाती, ये बीच बीच में टूट जाती हैं। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में समुद्री भाग ज़्यादा होने के कारण ये पेटियां क्रमबद्ध रूप में पाई जाती हैं। बच्चों, इस प्रकार धरातल पर वायुदाब की कुल 7 पेटियां पाई जाती हैं। भूमध्य रेखा पर निम्न वायुदाब होता है और इससे उत्तर और दक्षिण जाने पर तापमान घटता जाता है। इसलिए वायुदाब बढ़ते जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वायुदाब का भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक कोई नियमित वितरण नहीं पाया जाता। उपध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान कम होने के बावजूद भी निम्न वायुदाब क्षेत्र पाया जाता है। स्पष्ट है कि वायुदाब पेटियों के निर्धारण में केवल तापमान का हाथ नहीं होता, इसके अतिरिक्त गतिक कारण भी होते हैं। इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर वायुदाब पेटियों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, तापजन्य पेटियां और गतिजन्य पेटियां। आइए अब इस चित्र के माध्यम से वायुदाब पेटियों की स्थिति और उनके उत्पत्ति के कारणों को समझते हैं। भूमध्य रेखा के पास भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी पाई जाती है। यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रातें होती हैं, इसलिए यहाँ पर सूर्यातप अधिक होता है और निम्न वायुदाब की पेटी पाई जाती है। दूसरी पेटी है उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। अगर तापक्रम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पर उच्च वायुदाब की जगह निम्न वायुदाब होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गतिजन्य कारणों से भूमध्य रेखा से उठने वाली संवहन धाराओं के कारण और उपध्रुवीय क्षेत्रों से उठने वाली संवहन धाराओं के कारण यहाँ पर उच्च वायुदाब की स्थिति पाई जाती है। दोनों तरफ से आने वाली ये हवाएं मध्य अक्षांशों में 30 डिग्री के आसपास ऊपर से नीचे की ओर उतरती हैं और इस कारण यहाँ पर उच्च वायुदाब की स्थिति पाई जाती है। तीसरी पेटी है अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी 60 डिग्री अक्षांशों के आसपास पाई जाती है और यहाँ पर तापमान बहुत कम होता है। तापमान कम होने के कारण यहाँ उच्च वायुदाब की स्थिति होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव वायुदाब पेटी पर पड़ता है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण यहाँ पर हवाएं अपने सतह पर टिक नहीं पाती हैं, वहाँ से विक्षेपित हो जाती हैं, जिससे इस क्षेत्र में निम्न वायुदाब पाया जाता है। इसी प्रकार ध्रुवों पर तापमान के कारण उच्च वायुदाब की स्थिति पाई जाती है। ध्रुवों पर तापमान बहुत कम होता है, इसलिए वायुदाब सबसे ज़्यादा होता है और दोनों ध्रुवों पर उच्च वायुदाब की स्थिति पाई जाती है। बच्चों, इस प्रकार 7 पेटियों में से 3 पेटियां तापजन्य पेटियां होती हैं, जबकि 4 पेटियां गतिजन्य पेटियां होती हैं। तो बच्चों, ये थी वायुदाब पेटियों की आदर्श स्थिति। लेकिन आपको पता है कि सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन गति के साथ साथ वायुदाब की पेटियों में भी अंतर आता है। मार्च के समय आदर्श स्थिति पाई जाती है। इस समय निम्न वायुदाब भूमध्य रेखा पर स्थित होता है और उसी क्रम में सभी पेटियां पाई जाती हैं। लेकिन जून में ये स्थिति बदल जाती है। जून में जब सूर्य उत्तरायण स्थिति में होता है, यानी कि वो कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा होता है, उस समय सभी पेटियों का विस्थापन उत्तरी गोलार्ध में हो जाता है। इसी प्रकार दक्षिणायन स्थिति में, यानी कि दिसंबर के समय जब हमारे यहाँ सर्दियाँ होती हैं, इन वायुदाब पेटियों की स्थिति दक्षिण की ओर हो जाती है।